और दोस्तों, एक बार पुनः आपका चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि अपना खाद्य सुरक्षा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम खाद्य सुरक्षा से संबंधित जो भी सरकार की जो भी योजनाएं चलाई गई हैं उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ खाद्य सुरक्षा से संबंधित हमारी जो आर्थिक समीक्षा 2024-25 में क्या इसमें किया गया है, क्या नया किया गया है, क्या प्रावधान किए गए हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करें खाद्य सुरक्षा से, तो आखिरकार खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या है। और न केवल खाद्य सुरक्षा का ये मतलब है कि सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है, पीडीएस है, उसके माध्यम से लोगों तक जो खाद्यान्न उपलब्ध करवाना है, जबकि जो खाद्य सुरक्षा का एक व्यापक अर्थ को लिए हुए है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि सभी जो लोग हैं, लोगों को हर समय जो पर्याप्त या सुरक्षित, पौष्टिक और सुलभ भोजन उपलब्ध होना, ताकि वह स्वस्थ एवं सक्रिय जीवन जी सके, ये सारे आयाम हैं वो खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। न केवल उन तक उपलब्धता सुनिश्चित हो, साथ ही साथ पौष्टिक हो, हर समय में वो उपलब्ध हो सके, ये तमाम बिंदु है जो खाद्य सुरक्षा से संबंधित होंगे। हम इसमें इसके कुछ मुख्य आयाम को लेकर चर्चाएं करेंगे, जो भी आपकी परीक्षा के अंतर्गत भी पूछा जाता है। इसमें आप देखोगे कि सबसे पहले खाद्य सुरक्षा के लिए आप देखोगे कि उपलब्धता का होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कभी हमें भोजन उपलब्ध हो जाए या खाद्यान्न उपलब्ध हो जाए, कभी न हो। तो इसका मतलब देश में भोजन का एक पर्याप्त उत्पादन व भंडारण होना सुनिश्चित होना चाहिए। अब आगे हम पढ़ेंगे कि किसके माध्यम से जो उत्पादन व भंडारण इनका सुनिश्चित किया जाता है। तो खाद्य सुरक्षा में सबसे पहले हम बात करें, उपलब्धता, अवेलेबिलिटी होना जरूरी है। साथ ही साथ हम देखें इसमें पहुंच का भी होना ज़रूरी है, यानी लोगों तक जो भी खाद्यान्न है, भोजन है, वो लोगों के पास भौतिक रूप से उपलब्धि होना चाहिए। साथ ही साथ वो पोषण भी उसमें होना चाहिए, यानी जो पौष्टिक और जो स्वच्छ हो और शरीर द्वारा सही तरीके से उसका उपभोग या उपयोग किया जा सके, इस प्रकार का भोजन भी होना उसमें आवश्यक है। साथ ही साथ यहाँ अफोर्डेबिलिटी, आप वहन योग्यता को देखोगे, यानी लोग अपनी आय से उसको भोजन को खरीद सके, और स्थिरता भी इसमें स्टेबिलिटी, भोजन की आपूर्ति निरंतर बनी रहे, यानी आपदा या महंगाई या संकट की स्थिति में ऐसा नहीं है कि लोगों तक वो उसकी आपूर्ति नहीं पहुंच पाए, वो स्थिरता बनाए। तो इस प्रकार आप देखोगे कि खाद्य सुरक्षा से ये तमाम बिंदु होंगे, तभी वो खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत हम उसको शामिल करेंगे। अब यहाँ हम देखें कि सरकार के द्वारा किस प्रकार से खाद्य सुरक्षा को लेकर कार्य किए गए हैं। यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात करें तो हम इसको देखें तो आज़ादी से पहले भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली संचालित थी। जैसा कि आप बंगाल को लेकर बात करेंगे, 1940 के आसपास वहाँ भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली। फिर जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद आर्थिक नियोजन अपनाया गया। आर्थिक नियोजन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का रोल रहा है, लेकिन 1960 के दशक में ये महत्वपूर्ण रूप से सामने आई है। सबसे पहले जब सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात की गई थी, तो आप देखोगे कि ये सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है वो भारत सरकार की एक आप वेलफेयर को लेकर, कल्याणकारी व्यवस्था को लेकर बात की जा रही है, जिसके माध्यम से लोगों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। परंतु साथ ही इसके अंदर आप बात करोगे तो आप ये देखोगे कि इस प्रणाली में सबसे पहले संपूर्ण जनसंख्या को इसके अंदर शामिल किया गया था, अर्थात इसे किसी वर्ग विशेष तक सीमित नहीं रखा गया था। चूँकि आपको पता है इसमें खाद्य तेल, चीनी, कोयला, मिट्टी आदि भी उपलब्ध करवाया जा रहा था। तो सबसे पहले जब सार्वजनिक वितरण प्रणाली आई तो सभी वर्गों को इसके अंदर शामिल किया गया था। आगे इसमें और भी संशोधन हुए हैं, उन पर भी हम चर्चा ही करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम पीडीएस के बारे में ये बात करें। इसका जो मुख्य उद्देश्य जो रहा है उस पर हम बात करें तो कि खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, यानी सब तक जो अब ऊपर हमने देखा कि खाद्य सुरक्षा क्या है, उसको सब तक उपलब्धता उसकी सुनिश्चित करना, साथ ही साथ सस्ती दर पर उसके अनाज को उपलब्ध करवाना, और जो भूखमरी और कुपोषण है उसको भी कम करना, और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में स्थिरता बनाए रखना है।
तो ये तमाम इसके उद्देश्य रहे हैं। उसके बाद मुख्य खाद्यान्न को लेकर हम बात करें तो इसमें गेहूं, चावल, चीनी भी कुछ राज्यों में इसके अंदर, साथ ही साथ केरोसिन जिसको मिट्टी का तेल हम कहते हैं, सीमित और चरणबद्ध रूप से ये भी उपलब्ध करवाया गया है। आगे कानूनी आधार देखें तो आगे हम इसकी चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आया था, NFSA, उस पर बात करेंगे। उसको इसकी PDS जो आपकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसको उसको एक जो संरक्षण भी मिला है उसको एक अधिनियम के रूप में इसके अंदर शामिल किया गया है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत। इस अधिनियम ने PDS को एक कानूनी अधिकार प्रदान किया है। आखिर आगे हम देखेंगे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम क्या है और उसको जिसमें ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी शामिल किया गया है। अब इसकी क्रियान्वयन की व्यवस्थाएं हम देखें तो केंद्र सरकार है वो FCI के माध्यम से अनाज की खरीद व आवंटन करती है। अब इसके अंदर हम बात करेंगे आगे कि ये FCI होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये कौन सी संस्था है जिसके माध्यम से अनाज की खरीद व आवंटन किया जाता है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि राज्य सरकार है वो इसका भंडारण, परिवहन और उचित मूल्य की दुकान है वो हम फेयर प्राइस जो शॉप है वो उसके द्वारा इसका किस प्रकार से वितरण किया जाता है और वितरण के लिए राशन कार्ड के माध्यम से इसको किया जाता है, ठीक है। तो आगे हाल के इसके सुधार हम देखें तो आप जो वर्तमान में इसके सुधारों की चर्चा हम करें तो वन नेशन वन राशन कार्ड इसके अंदर, साथ ही इसमें EPOS मशीन जो आप देखते हो कि उचित मूल्य दुकान पर इस प्रकार की मशीन रहती है जिसमें फिंगरप्रिंट के माध्यम से इस प्रकार का जो वितरण किया जा रहा है, जो एक प्रकार से किसी भी प्रकार का जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रोकने के लिए इस प्रकार की मशीन का प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ आधार से जुड़ी हुई पहचान को लेकर भी इसमें सुधार किया गया और पारदर्शिता और लीकेज में भी इसमें कमी को लेकर बात की गई है। तो ये एक सामान्य रूप से हमने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को देखा है, पूर्व में था, इसमें आगे जाकर और भी अधिक इसमें सुधार होता है, तो उसकी बात हम आगे करेंगे। साथ ही साथ आप देखोगे कि जैसा कि हमने ऊपर देखा कि केंद्र सरकार द्वारा FCI के माध्यम से अनाज की खरीद व आवंटन किया जा रहा है। तो ये FCI कौन सी संस्था है जिसके द्वारा जो अनाज है, खाद्यान्न वह उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो उसकी बात करेंगे। तो भारतीय खाद्य निगम, ये यहाँ आ गया आपका, ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI, ये जो भारतीय खाद्य निगम है वो भारत की सरकार की एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 1965 में की गई है। तो ये स्थापना को लेकर भी प्रश्न पूछा जाता है, थोड़ा सा इसकी डेट भी आप ध्यान में रखना। 1965 में इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य है वो खाद्य सुरक्षा को बनाए रखना है। खाद्य सुरक्षा क्या होती है उसकी भी हमने पूर्व में चर्चा कर ली है। साथ ही साथ हम देखेंगे इसकी स्थापना भी मैंने बताई 1965 में हुई। एक अधिनियम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट 1964 के माध्यम से और कृषि एवं किसान मंत्रालय, कल्याण मंत्रालय द्वारा इसका जो मंत्रालय है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्य की हम यहाँ चर्चा करें तो मुख्य उद्देश्य आप देखोगे कि किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खाद्यान्न की खरीद, तो खाद्यान्न की जो खरीद है वो FCI के द्वारा ही की जाती है। साथ ही साथ देश में भंडारण, स्टोरेज की व्यवस्था भी इसके द्वारा की जाती है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अनाज का आवंटन, वितरण तथा बिक्री का काम भी इसके द्वारा किया जा रहा है। तो आप यहाँ देखोगे कि एक तो काम ये हो गया कि जो कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पर ये खरीद सुनिश्चित करती है। साथ ही साथ ये आप देखिएगा कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है PDS के माध्यम से जो अनाज का आवंटन है, वितरण है, वो भी इसके द्वारा काम किया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कि राष्ट्रीय स्तर का जो खाद्य सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करने का काम इसका महत्वपूर्ण है। किसका? अभी हमने देखा कि भारतीय खाद्य निगम FCI जिसकी स्थापना 1965 में की गई है। प्रमुख रूप से खाद्यान्नों की बात करें तो इसमें गेहूं, चावल और सीमित रूप से मोटा अनाज जिसको श्री अन्न के रूप में श्री अन्न इसको कहा जाता है। प्रमुख कार्य आपने देखा कि किसानों से सीधी खरीद ये इसके द्वारा किया जाता है, गोदाम में भंडारण किया जाता है और राज्यों को इसका वितरण किया जाता है और जो बफर स्टॉक है, प्रतिरोधक भंडार है, उसको भी बनाए रखता है। क्योंकि क्यों आवश्यकता होती है बफर स्टॉक की? आप पता होता है किसी प्रकार की आपातकालीन स्थिति या बाढ़, सूखा या किसी प्रकार का जो अनिश्चितता की स्थिति होती है तब इसके लिए बफर स्टॉक का प्रयोग करते हैं।
तो इस प्रकार आप यहाँ देखोगे कि एफसीआई और पीडीएस जिसकी हमने अभी बात की है, उन दोनों में क्या संबंध है उसको हम यहाँ देखेंगे कि एफसीआई है वो अनाज खरीद कर भंडारण करता है, वही अनाज राज्य सरकार को देता है और राज्य सरकारें इसकी उसे उचित मूल्य की दुकान है जो फेयर प्राइस जो शॉप है उसके माध्यम से वितरित करती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ एक ही पॉइंट में बात करें, परीक्षा की दृष्टि से एक ही बिंदु में बात करें तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में की गई, जिसका मुख्य कार्य एमएसपी पर खरीद, भंडारण और पीडीएस के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। तो यहाँ तक एक दो महत्वपूर्ण हमने पीडीएस और एफसीआई को पढ़ा है। इसके बाद में हम देखें एक और कार्यक्रम है वो सरकार के द्वारा संचालित किया गया है जिस पर हम बात करें तो वो है अपना राष्ट्रीय एकीकृत बाल विकास सेवाएं ICDS इंटीग्रेट चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो बच्चों से संबंधित है। तो राष्ट्रीय बाल विकास सेवा जो भारत सरकार की एक सामाजिक कल्याण योजना है जिसका उद्देश्य 0 से 6 वर्ष के बच्चे, ध्यान दीजिएगा 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, साथ ही साथ इसके अंदर आप देखोगे गर्भवती महिलाएं हैं और धात्री माताओं यानी जो स्तनपान जो करवा रही बच्चों को महिलाएं, उनको इसके अंदर शामिल किया गया है। तो ये मुख्य रूप से आप ध्यान में रखिएगा। अभी इसकी कब शुरू हुआ इसको ध्यान में रखिएगा, वर्ष 1975। अभी एफसीआई कब चालू हुआ उसको आप ध्यान में रखिए, 1965 की हमने बात की, ठीक उसके 10 वर्ष बाद में अभी हमने ऊपर बात की है एफसीआई की, तो 1965 ठीक उसके 10 वर्ष के बाद एक अन्य ये एकीकृत बाल विकास सेवा जो 1975 में महिला व बाल विकास मंत्रालय के द्वारा और क्रियान्वयन इकाई है, अंतिम रूप से हम बात करेंगे आंगनवाड़ी जो केंद्र है उनके माध्यम से इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें हमने अभी बात की कि बच्चे शामिल किए गए हैं 6 वर्ष तक के, जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो स्तनपान करवा रही है वो महिलाएं इसके अंदर शामिल की गई है। मुख्य उद्देश्यों की इसकी बात करें तो आखिरकार इस जो ICDS है इंटीग्रेट चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है उसका मुख्य उद्देश्य आप देखोगे तो यहाँ जो बच्चे हैं बच्चों में कुपोषण और मृत्यु दर को कम करना है, स्वास्थ्य पोषण और शिक्षा का एकीकृत विकास करना है और माताओं में स्वास्थ्य व पोषण जागरूकता बढ़ाना है, ये इसका मुख्य रूप से। और लाभार्थी की हम बात करें यहाँ जैसे कि हमने ऊपर भी बात चर्चा की है, 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान करने वाली महिलाओं को इसके अंतर्गत शामिल किया गया। इसके अंतर्गत 6 सेवाएं शामिल की गई है। इसको सप्लीमेंट्री फीडिंग के रूप में भी जाना जाता है, पूरक पोषण के रूप में भी जाना जाता है। तो पहला कार्य इसका पूरक पोषण का कार्य इसके अंतर्गत दिया गया है। इसमें आप देखोगे कि जो बच्चे हैं उनके लिए ऊर्जा 500 कैलोरी प्रतिदिन और प्रोटीन है 12 से 15 ग्राम प्रतिदिन, जबकि जो गर्भवती स्तनपान महिलाएं हैं उनके लिए ऊर्जा का हम देखेंगे 600 कैलोरी प्रतिदिन और प्रोटीन है 18 से 20 ग्राम प्रतिदिन। थोड़ी सी ये आंकड़ा भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, 500 कैलोरी यहाँ 100 अधिक है, 600 हो गया, वहाँ 12 से 15 और यहाँ हो गया आपका 18 से 20 हो गया, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ दूसरा इसके अंदर जो शामिल किया गया है वो है पूर्व प्राथमिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल है ना, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ टीकाकरण की भी इसके अंतर्गत बात की गई है और स्वास्थ्य जांच को भी लेकर बात की गई है। विशेषज्ञों से परामर्श की सुविधा इसके अंदर है और पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा भी इसके अंदर शामिल की गई है। तो इस प्रकार इस कार्यक्रम में जो 6 सेवाएं इसके अंदर शामिल है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। 6 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया गया है, सेवा भी कितनी है 6 है, तो एक बिल्कुल ध्यान में रहेगा ये, ठीक है। और ये भी आंकड़ा आपको ध्यान में रह जाएगा, है ना, 6 से ये 18 हो गया, 18 से 20 हो गया, 600 कैलोरी प्रतिदिन, 18 से 20 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन है। इसकी भूमिका देखें तो आंगनवाड़ी के रूप में है और आंगनवाड़ी में हम देखेंगे ये सेवाओं का स्थानीय स्तर का वितरण है, बच्चों का वजन विकास निगरानी करना, माताओं का पोषण कुपोषण परामर्श इसके अंतर्गत दिया जाना है। परीक्षा की दृष्टि से एक ही पंक्ति में अगर इसकी चर्चा हम करें तो आप देखोगे कि एकीकृत बाल विकास सेवा 1975 में प्रारंभ की गई,
एक योजना जिसके तहत आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों और माताओं को पोषण, स्वास्थ्य और सेवाएं प्रदान की जाती है। इसी में एक और है दोपहर भोजन योजना, जिसको हाल में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना पीएम पोषण के रूप में जाना जाता है। कब से ये शुरू हुआ उसको ध्यान में रखिएगा। 1965 को 1995 से ये आरंभ है। थोड़ा सा ये डेट आप ध्यान में रखिएगा, 1995 से आरंभ है। अभी 1965 की बात की, 1975 की बात की, अब 1995, ठीक है। लेकिन 2021 में इसका नाम परिवर्तित करके पीएम पोषण योजना रख दिया गया है। मुख्य उद्देश्यों की इसकी बात करें हम तो बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करना, विद्यालय उपस्थिति, नामांकन और ठहराव को बढ़ाना, बच्चों को कुपोषण से बचाना, प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना। जो बच्चे हैं 1 से 8 कक्षाओं में पढ़ रहे हैं वहाँ ठहराव को भी सुनिश्चित करना इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, ठीक है। इसमें जो लाभार्थी हैं कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी हैं, चाहे वो सरकारी सहायता प्राप्त स्थानीय निकाय विद्यालय हैं, उनमें अध्ययनरत हैं, ठीक है। अब इनमें आप ये इनका कितनी प्रोटीन दी जाती है, कितना खाद्यान्न दिया जाता है, तो वो स्टेट के अनुसार एक बार वो आंकड़ा भी आप जरूर देख लीजिएगा कि इस मिड डे मील योजना के तहत किस प्रकार से दिया जाता है, ठीक है। तो 2021 में इसका नाम भी परिवर्तित कर दिया। एक और महत्वपूर्ण है जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली TPDS, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। हम देखेंगे कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की एक सुधारित रूप है, जो कि 1 जून 1997 से ये लागू किया गया। इसका उद्देश्य खाद्यान्नों का लाभ वास्तविक गरीब और परिवार तक लक्षित रूप से पहुंचाना है। तो अभी 1995 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ 1997 में ये आ गई कौन सी, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो हमने 1965 की बात की, 1975 की बात की, 1995 की बात की, अब 1997 की बात कर रहे हैं, ठीक है। कब से ये लागू किया गया अभी हमने चर्चा की है इसके अंतर्गत। तो हमने ये देखा कि 1997 में इसको चालू किया गया। गरीबी रेखा से नीचे उन परिवारों को रखने की व्यवस्था जिनकी वार्षिक आय प्रारंभ में ये 15,000 रुपये थी, ठीक है। अब ये जो आंकड़ा है वो अलग अलग निर्धारित किया जा रहा है, थोड़ा सा ये ध्यान में रखना। ज़्यादा इसकी आवश्यकता नहीं 15,000 रुपये वाली, लेकिन शुरू में ये प्रति परिवार 10 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति मास देने की व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 25 kg किया गया प्रति माह। और 1 अप्रैल 2002 को राशन की मात्रा बढ़ाकर 35 किलोग्राम प्रति माह प्रति परिवार इसके अंतर्गत, प्रारंभ में 10 किलोग्राम था, है ना, प्रति माह प्रति परिवार, लेकिन अब वर्तमान में ये 35 kg प्रति माह प्रति परिवार ये कर दिया गया। थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। 1997 में इसको चालू किया गया था। मुख्य उद्देश्य की यहाँ बात करें इसकी, तो मुख्य उद्देश्य पर हम यहाँ चर्चा करें तो गरीब एवं अत्यंत गरीब परिवारों को रियायती दरों पर खाद्यान्न, PDS में लीकेज व अपव्यय को कम करने के लिए और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ये चालू किया गया था। अनाज की यहाँ दरें हम देखें तो 1 जुलाई 2002 से TPDS लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न की निर्गमन कीमत इस प्रकार निर्धारित की गई थी। यहाँ 2 प्रकार की श्रेणियाँ इसके अंदर शामिल की गई थी, तो थोड़ा सा इसको ये ध्यान में रखिएगा। तो पहली श्रेणी हम देखें APL अबोव पॉवर्टी लाइन, और दूसरी देखेंगे BPL बिलो पॉवर्टी लाइन। तो यहाँ 1 जुलाई 2002 को ये 2 श्रेणियों में इसको विभक्त किया गया था। और यहाँ हम देखें गेहूं के लिए यहाँ 6.10 रुपये हम देखेंगे, और यहाँ 8.30 रुपये यानी 6 रुपये 10 पैसे, 8 यहाँ 8.5 रुपये की बात की चावल की। BPL के लिए ये इसका हम देखेंगे 4.15 है और चावल है 5.65 है। तो ये थोड़ा सा इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन इसमें एक और आगे जाकर आप देखोगे कि AAY अंत्योदय अन्न योजना एक चालू की गई दिसंबर 2000 में, बड़ी महत्वपूर्ण है। इसमें इसके अलावा जो ऊपर हमने देखा कौन सा, TPDS के अंतर्गत जो कि 1997 में चालू किया गया था, तो उसके अलावा हम यहाँ देखें तो दिसंबर 2000 में इसके अलावा 2.43 करोड़ परिवारों के लिए एक और निगम कीमत निर्धारित की गई थी। और इसके अंतर्गत भी आप देखोगे कि इसमें भी हम देखेंगे कि 35 kg है ना प्रति माह प्रति परिवार, लेकिन यहाँ जो है वो जो दर है गेहूं की 2 रुपये और चावल की 3 रुपये, ठीक है। कौन सा, अंत्योदय अन्न योजना, जो गरीबों में भी गरीब है उनके लिए 2 रुपये और 3 रुपये, थोड़ा सा ये ध्यान में रखिएगा, जो दिसंबर 2000 में चालू किया गया था।
इस प्रकार क्रियान्वयन की बात करें, केंद्र सरकार एफसीआई के माध्यम से अनाज की खरीद व आवंटन करती है और सारे राज्य सरकारें हैं वो पहचान करती है, राशन कार्ड है और वितरण का कार्य एफपीएस के माध्यम से करती है। इस प्रकार परीक्षा को लेकर एक पंक्ति में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1997 में लागू की गई, जिसके तहत गरीब परिवारों को चिन्हित कर रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन इसमें हमने ये ध्यान रखा कि एक और इसके ही कंपोनेंट के रूप में अंत्योदय अन्न योजना चालू की गई दिसंबर 2000 में, जिसमें 2.43 करोड़ जो परिवार हैं उनके लिए 2 रुपये और 3 रुपये, 2 रुपये में गेहूं और 3 रुपये में चावल। इसके अलावा हम देखेंगे कि एक और मिशन कार्यक्रम चालू किया गया था सरकार के द्वारा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के रूप में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन भारत सरकार की एक प्रमुख कृषि योजना के रूप में 2007-08 में आरंभ किया गया था और इसका उद्देश्य देश में प्रमुख खाद्यान्न फसलों का उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। देखें, इसका चावल, गेहूं, दाल, मोटा अनाज जो श्री अन्न है उनके उत्पादन में वृद्धि करना, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को बढ़ाना और मिट्टी की उर्वरता तथा कृषि तकनीक में सुधार करने और किसानों की आय में वृद्धि को लेकर ये जो मिशन है वो चलाया गया था। प्रमुख गतिविधियों को लेकर हम बात करें तो इसमें हम देखेंगे कि उन्नत बीजों का वितरण करना, मृदा स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम, सूक्ष्म सिंचाई एवं जल प्रबंधन, है ना, कृषि जो है किसान उनका प्रशिक्षण है, प्रदर्शन खेत है, ठीक है, कृषि यंत्रों के लिए अनुदान है, ठीक है, ये इसके अंतर्गत प्रमुख गतिविधियां हैं। आप यहाँ देखोगे कि जो 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसमें इस एनएफसीएम के लक्ष्य है वो चावल का उत्पादन 10 मिलियन टन तक बढ़ाना, गेहूं का 8 मिलियन टन और दलहन का 2 मिलियन टन इसके अंतर्गत रखा गया। जबकि 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आप देखोगे तो इसमें आप यहाँ की फसलवार हम लक्ष्य की बात करें तो चावल का 10 मिलियन टन, गेहूं 8 मिलियन टन और दलहन 4 मिलियन टन और मोटे अनाज 3 मिलियन टन का इसके अंतर्गत लक्ष्य रखा गया 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। यानी 11वीं से 12वीं में हम यहाँ देखेंगे मोटे अनाज को इसमें शामिल कर लिया गया। चावल का तो समान है, गेहूं का भी समान है, दलहन का यहाँ 2 मिलियन टन था, जबकि यहाँ 12वीं पंचवर्षीय योजना में 4 मिलियन टन कर दिया और मोटे अनाज का 3 मिलियन टन रख दिया। ठीक है, योजना का संचालन है वो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा और केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग के और चयनित जिलों क्षेत्रों में लक्ष्य आधारित कार्यान्वयन किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का नाम अब थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इसका नाम इसका बदल दिया गया है जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन इसका रखा गया ताकि सिर्फ उत्पादन ही नहीं बल्कि पोषण संबंधी लक्ष्यों पर भी ध्यान दिया जा सके। उद्देश्य है इसके विस्तृत रूप से हम देखें, अब मिशन सिर्फ खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं रहा, इसका लक्ष्य है चावल, गेहूं, दाल, मोटे अनाज, पोषक अनाज तथा वाणिज्य फसलों का उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाना, मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता को सुधारना और किसानों की आय को बढ़ाना और बाजार संपर्क और पोस्ट हार्वेस्टिंग मूल्य को संवर्धन को बढ़ावा देना। ये इसके अंतर्गत, क्योंकि इसमें पोषण को भी इस मिशन के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। साथ ही साथ बीज प्रतिस्थापन और किस्म प्रतिस्थापन दर को भी इसके अंदर सुधारने की बात करी गई है। बीज क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का इसका है। ये उद्देश्य पहले के मुकाबले काफ़ी समय समग्र कृषि और पोषण पर आधारित है। अब हम NFSM आउटकम आधारित और सतत लक्ष्य पर काम कर रहा है, न कि MT। यानी अभी सबसे पहले तो हम मिलियन टन पर बात कर रहे थे पहले, लेकिन अब मिलियन टन पर बात न कर आउटकम आधारित है और सतत पर बात की जा रही है किस प्रकार से उसको पोषक रूप में बदला जा सके। वर्तमान प्रमुख लक्ष्य है चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज की उत्पादकता को बढ़ाना। दलहन व पोषक मोटे अनाज का विशेष जोर दिया गया है। जल उपयोग दक्षता, मृदा स्वास्थ्य सुधार पर बात की गई है। उन्नत बीज तकनीक व यंत्रीकरण का विस्तार इसके अंदर शामिल किया गया है। किसानों की आय बढ़ाने पर बात है। खाद्य व पोषण सुरक्षा को मजबूत करना इसमें बात की गई। अब हम आ रहे हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। ये हमारा एक्ट आ गया, ठीक है, थोड़ा सा इसको भी बड़ी मजबूती से हमको देखना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम भारत सरकार का एक कानूनी अधिनियम है जिसके तहत देश के पात्र नागरिकों को रियायती दर पर खाद्यान्न पाने का अधिकार दिया गया है। एक्ट दिया गया है कि जो भारत के जो लोग हैं
उनको ये खाद्यान्न पाने का अधिकार। ये वर्ष 2013 में एक्ट आया था। खाद्य सुरक्षा को कानूनी अधिकार ये देता है। इसका मुख्य उद्देश्य है गरीब वंचित वर्ग को भूखमरी व से सुरक्षा प्रदान करना, पोषक स्तर में सुधार करना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस को सशक्त बनाना, जिसकी हमने ऊपर चर्चा की है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पीडीएस में क्या किया गया है। ठीक है, इसमें कवरेज आवरण की बात करें तो इसमें ग्रामीण आबादी की 75% लिया गया, शहरी आबादी लगभग 50% और कुल जनसंख्या है वो 67%। ठीक है, लाभार्थी श्रेणियों की बात करें तो अंत्योदय अन्न योजना हमने देखी, जिसमें 35 किलोग्राम अनाज परिवार प्रति माह और प्राथमिकता परिवार जो PHHS है उनको 5 किलोग्राम अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह। इसमें प्रति व्यक्ति है, अंत्योदय अन्न योजना में 35 किलोग्राम अनाज है वो प्रति परिवार प्रति माह है, जबकि इसमें प्रति व्यक्ति है जो कि 5 किलोग्राम प्रति माह के रूप में दिया गया है। ठीक है, यहाँ इनको जो एक प्रकार से कानूनी संरक्षण मिल गया अंत्योदय अन्न योजना को और प्राथमिकता परिवार को, यहाँ इसके अनुसार उनको कानूनी संरक्षण मिल गया कि इनको इतना अनाज प्राप्त होगा। रियायती दरों की बात करें तो जैसे कि चावल है वो 3 रुपये प्रति केजी है, गेहूं है 2 रुपये प्रति केजी है और मोटा अनाज श्री अन्न कहा है वो 1 रुपये प्रति केजी के रूप में यहाँ उपलब्ध करवाना होगा। ठीक है, यहाँ अलग अलग स्टेट है वो इन पर सब्सिडी वगैरह रियायतें वगैरह अपना जोड़ सकती है, इसको बढ़ा नहीं सकती, लेकिन अपने तरफ से वो कुछ जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने तरफ से कम कर सकती है, अपने तरफ से इसको और भुगतान दे सकती है। तो प्रमुख प्रावधानों की हम इसके अंतर्गत करें तो खाद्यान्न आपूर्ति न होने पर भत्ता इसके अंदर शामिल किया गया, महिला मुखिया के नाम राशन कार्ड है, ये सब इसके अंदर प्रावधान किया गया। पारदर्शी व शिकायत निवारण की व्यवस्था है, और जो ICDS है ना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो योजना थी उसको, और PM पोषण जो दोपहर भोजन को है वो इसके अंतर्गत वैधानिक संरक्षण दिया गया है। ये इनके हमने ऊपर चर्चा कर ली, इसलिए यहाँ पुनः चर्चा नहीं करेंगे, उनको इसके अंदर वैधानिक संरक्षण दिया गया है। साथ ही साथ मातृत्व लाभ यानी गर्भवती स्तनपान करने वाली महिलाओं को 6,000 रुपये का इसके अंदर लाभ की बात की गई है। परीक्षा की दृष्टि से हम देखें तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 ने भारत में पात्र नागरिकों को रियायती दरों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। और एक और इसके बाद हम चर्चा करें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, जो शुरुआत मार्च 2020 में जो कोविड-19 महामारी के दौरान इसका आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य था गरीब व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करवाना, ताकि संकट के समय खाद्य सुरक्षा बनी रहे। इसको कोरोना काल के अंदर चालू किया गया था। ठीक है, किसको? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को। लाभार्थी इसकी जो NFS के अंतर्गत आने वाले जो PHH जिनके हमने ऊपर बात की है, AAY की बात की है, उनको है लाभ है इनका, जैसे प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज गेहूं चावल पूरी तरह से मुफ्त है। वितरण प्रणाली है जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है ना। इसके एजेंसी केंद्र सरकार खाद्यान्न की खरीद व आपूर्ति में भारतीय खाद्य निगम की भूमिका है। भारतीय खाद्य निगम को भी हमने पढ़ लिया है। वित्तीय भार केंद्रीय सरकार द्वारा वहन है। ठीक है, प्रारंभ में अल्पकालीन अवधि के लिए, फिर कई चरणों में इसको आगे बढ़ाया गया है। दिसंबर 2023 से NFSA के अंतर्गत नियमित रूप से मुफ्त राशन की व्यवस्था आगे इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत स्थायी रूप से आगे चालू किया गया है। तो ये कुछ इसके अंतर्गत हमने ये पढ़े हैं योजना। अब हम अपने सर्वे में देखेंगे कि इनके अंतर्गत किस प्रकार से बात इसमें की गई है। सर्वे में हम देखें तो पेज संख्या 269 में इसके अंतर्गत बात की गई है। खाद्य सुरक्षा की मूल अवधारणा ये सुनिश्चित करना कि उनके सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए उन्हें आवश्यक भोजन प्राप्त हो। इसकी विशेषता खाद्य आपूर्ति में उपलब्धता, पहुंच, उपयोग और स्थिरता, जिसकी हमने ये ऊपर चर्चा कर ली है कि खाद्य सुरक्षा में क्या शामिल होगा, उपलब्धता भी होगी, पहुंच भी होगा, उपयोग भी हो रहा और स्थिरता भी होगी। जबकि सरकार लंबे समय से सार्वजनिक वितरण प्रणाली और लक्षित जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसके माध्यम से क्या कर रही है कि माध्यम से घरेलू खाद्य सुरक्षा को निपटा रही है। यहाँ तक हमने बात पहले कर ली थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की हमने बात की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की हमने बात की है। खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण में एक मौलिक बदलाव को चिन्हित किया गया है, यानी अधिनियम 2013 आया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो कि कोविड के समय चालू की गई थी। ये कल्याण आधारित से
अधिकार आधारित दृष्टिकोण की ओर संक्रमण है, जो कि कल्याण आधारित से किसकी तरफ आ रहा है, अधिकार आधारित की ओर आ रहा है। ठीक है, NFSA अधिनियम, हमने ये बात की है ना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कानूनी रूप से ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% को लक्षित, ऊपर हमने इसकी चर्चा कर ली थी कि कितने % को इसमें शामिल किया गया है। पुनः वही हम सर्वे में ये पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा जो ऊपर पढ़ा हुआ सार्थक है। यानी यहाँ 75% है वो ग्रामीण और शहरी 50% को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार 81.35 करोड़ लोग इसके बराबर हैं। इसलिए लगभग 2/3 आबादी को अत्यधिक सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए अधिनियम के तहत शामिल किया गया है। इसके अलावा कोविड-19 महामारी के कारण गरीबों और कमजोर लोगों को पीड़ा को कम करने के लिए PMJKAY जो गरीब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, उसकी शुरुआत की गई है कोविड-19 में। इस PMJKAY के तहत मुफ्त खाद्यान्न का आवंटन लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों के लिए नियमित आवंटन के अतिरिक्त है। 1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्षों के लिए इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न का उपबंध राष्ट्रीय खाद्य और पोषण सुरक्षा को संबोधित करने के लिए सरकार को दीर्घकालीन प्रतिबद्धता और दृष्टिगत को दर्शाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS की दक्षता को बढ़ाने के लिए सरकार ने देश भर में 100% eKYC अनुपालना प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यह वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अनुरूप है, जिसमें लाभार्थी को उनके गृह राज्य के प्रवाह किए बिना कहीं भी eKYC को पूरा करने की अनुमति मिलती है। लाभार्थी किसी भी उचित मूल्य की दुकान के पर, हमने पढ़ लिया उचित मूल्य की दुकान क्या है, पर अपने आधार बायोमेट्रिक को प्रमाणित कर सकता है, जिससे वह प्रवासी श्रमिकों के लिए अपने अधिकार तक पहुंच विशेष रूप से सुविधाजनक हो जाता है। किसानों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए फसल के बाद ऋण देने की सुविधा के लिए सरकार इलेक्ट्रॉनिक पराक्रम गोदाम रसीद की यहाँ चर्चा की गई है। तो इस प्रकार ये हमने इसके अंदर देखा है। ठीक है, जो भी हमने बात की, साथ ही साथ पेज संख्या 307 पर सर्वे में इसकी भी चर्चा की गई है। थोड़ा सा इसको भी हम देख लें कि PDS से मिलने वाले लाभों का वितरण का लक्ष्य। खाद्य सब्सिडी सरकार को सामाजिक योजना के बड़े समूह में सबसे बड़ा राजकोषीय परिव्यय है। वर्ष 2022-23 में केंद्र सरकार ने निःशुल्क व सब्सिडाइज्ड खाद्य राशन प्रदान करने के लिए PM प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर अपने बजट को 6.5% किया है। थोड़ा सा ध्यान में रखना, कोविड-19 के बाद चूंकि कोविड-19 के लिए आपातकालीन राजकोषीय प्रतिवर्ष के हिस्से में खाद्य सब्सिडी का विस्तार किया गया है। ठीक है, और इसके अंदर इसका विस्तार किया गया, अतः वित्त वर्ष 19 और वित्त वर्ष 23 के बीच केंद्रीय खाद्य सब्सिडी बिल है वो GDP के 0.5% से बढ़ाकर 1% इसके अंतर्गत हो गया है। ESCS 2022-23 के माइक्रो डेटा में से इस बात की पुष्टि हुई है कि अधिकांश परिवार वर्तमान में PDS और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पात्रता के माध्यम से सब्सिडी जो मूल्य पर या निःशुल्क रूप से खाद्य राशन का क्रय करते हैं। राशन कार्डों का व्यापक कवरेज गरीब और वंचित तबके को रक्षा करता है। सर्वे आबादी के विभिन्न वर्गों ने इन लाभों के आवंटन के बारे में जानकारी प्रदान की है। वर्ष 2022-23 में 84% आबादी के पास राशन कार्ड है, जिसमें 59% ऐसे थे जिनमें अपने घर में गरीबी रेखा से नीचे BPL और अंत्योदय अन्न योजना या प्राथमिकता वाले परिवार जो है उनका कार्ड रखते की सूचना दी है। व्यवहार में 74% आबादी सक्रिय रूप से जो PDS और प्रधानमंत्री जो कल्याण योजना के माध्यम से है खाद्य राशन या क्रोशन का उपभोग करती है, जिसमें चावल और गेहूं सबसे आम है। शहरों क्षेत्रों में 72% की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी का 89% है वो राशन कार्ड को कवरेज अधिक है। तो यहाँ PDS और ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है राशन कल्याण में सुधार करता है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ सर्वे में भी इनकी चर्चा की गई है, तो बड़ा महत्वपूर्ण है। हमने इसको लेकर बिल्कुल यहाँ खाद्य प्रबंधन खाद्य सुरक्षा को सक्षम बनाना 269 के पेज में ये भी हमने इसकी चर्चा कर ली है। तो इस प्रकार इन बिंदुओं को आप देखिएगा और खाद्य सुरक्षा से संबंधित